बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और बड़ी पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक जो दरखास्तें दायर की गई थी, जिनकी 5 दिन समातें जारी रहीं, जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने बराह रास्त दिखाई, उस सिलसिले में फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने फैसला पढ़कर सुनाया। मुख्तसर फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासब से जो दरखास्तें दायर की गई थी इस कानून साजी के खिलाफ, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि इस फैसले में 10 जजेस ने इसको अपहोल्ड किया है और 5 जजेस ने इख्तलाफ किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कानून साजी की गई थी और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में लार्जर बेंच ने इसके खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया था। वो हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया गया है। जो दरखास्तें इस कानून साजी के खिलाफ दायर की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया है और अब ये कानून जो है वो बन गया है। इसके अलावा जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी बताया कि 9-6 के तनासिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस कानून साजी के तहत आर्टिकल 184(3) जो सो मोटो पावर्स हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, उसके तहत जो केसेस सुने गए और फैसले सुनाए गए, वो इस कानून साजी के बाद उनको राइट ऑफ अपील मिलेगा। यानी इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। जो तीसरा अहम नुक्ता था उनके, जो आज उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के सुनाया कि जो इस कानून साजी से पहले आर्टिकल 184(3) के नीचे फैसले किए गए, उनका इतलाक नहीं होगा इस कानून का। तो ये 3 अहम नुकात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बड़ी अहम पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस हवाले से जो तफसीली वजूहात हैं, जो फैसले किए, वो बाद में रिकॉर्ड कराई जाएंगी, लेकिन ये जो मुख्तसर फैसला आया है इस पे हम आज के प्रोग्राम में खसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके क्या नताइज और असरात हो सकते हैं। जो लेजिस्लेशन सामने की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पावर्स हैं स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उनको रेगुलेट करने के हवाले से आर्टिकल 184(3) अब वो बरकरार रहेगी। इसके क्या असरात नताइज होंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। वफाकी वजीर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है। हम स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब। आपके दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट और काबीना ने मंजूर किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसे बाद में उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना उसके खिलाफ दिया था। आज ये फैसला आया है। योर थॉट्स एंड कमेंट्स अबाउट दिस शॉर्ट वर्डिक्ट, खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट बैठा है जिसकी डिमांड और मुतालबा जो है हमने हुकूमत में रहते हुए मुस्तकिल तौर पर किया है कि जहां भी एक सियासी तौर पर कुछ कंट्रोवर्सी हो या शोरिश हो, वहां पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के उसके ऊपर अपनी राय देनी चाहिए। तो अब ये राय आ गई है और हम उसका एहतराम करते हैं। जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने ये नहीं कि जो प्रोसीजर्स एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें डिसमिस हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखा है कि इट इज सस्टेन्ड एज बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी ये जो एक्ट है जी, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। तो लिहाजा ये जो बहुत ही खुशाइन बात है कि ना सिर्फ दुरुस्त तौर पे पार्लियामान का जो फैसला है, जो कि पाकिस्तान के अवाम का फैसला गिना जाता है, उसका एहतराम जो है वो कोर्ट ने किया है। और दूसरा, आपको मालूम है और आपके नाजरीन बशमूल मेरे, हम सब ये जो कार्रवाई टेलीविजन पर देखते रहे हैं, इस तमाम कार्रवाई में जो लाइव टेलीकास्ट हुई, ये सवाल कोई दर्जनों दफा पूछा गया जो लोग इसके खिलाफ अदालत में गए थे कि जनाब ये तो बता दें कि आइन में जो बुनियादी हकूक है उसमें से किस हक के खिलाफ जो है ये एक्ट, इसमें कानून साजी हुई है। और उनमें से कोई भी जो साइल थे या पटिशनर्स थे वो इसका जवाब नहीं दे सके कि कोई फंडामेंटल राइट जो है वो किसी भी तरह मुतासर हो रहा है पाकिस्तान के शहरियों का। दूसरा जो उसके अंदर आपको मालूम है, आपने बताया भी है नाजरीन को, कि वो जो राइट टू अपील है जो कि इस एक्ट के बाद दिया गया है,
وہ دیना جو ہے وہ بھی आइन के मुताबिक करार दिया, और ये बहुत खुशाइंद बात है। और हमने पहले भी इस पर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जहां पार्लियामान ने पाकिस्तान के शहरियों के जो कानूनी और आईनी हकूक हैं उसमें वुसअत पैदा की है कि जहां पहले एक हक नहीं था वो हक दिया गया है, तो उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जी राइट्स हैं उसकी एक्सटेंशन डेमोक्रेसी का एक बड़ा अहम हिस्सा है कि वक्त के साथ साथ जो शहरियों के हकूक हैं उनमें वुसअत आती है रियासत के मुकाबले में, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा इसका पैरा है जिसमें जो पिछले जी फैसले हुए थे वो बहुत ही एक नजर तो यही आया है कि बहुत ही टाइट फैसला था 8 से 7 का। बहरहाल कोर्ट ने एक चीज को 8 के और 7 की मेजॉरिटी से कहा है कि जी ये आइन के मुताबिक नहीं है, हम इससे एग्री नहीं करते, लेकिन बहरहाल चूंकि एक फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया है जिसका मुतालबा हमने किया था, तो लिहाजा हम इसका एहतराम करते हैं। तो इसमें खुर्रम साहब एक नुक्ता है, क्योंकि अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मुख्तलिफ आरा आ रही हैं वकला हजरात की, लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक इस जमात से है जिनके जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी नाअहली भी इसी आर्टिकल 184(3) के तहत आई थी, उस पर उनको इतलाक नहीं होगा, यानी कि जो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, उनके जो केसेस हैं उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। तो वो जो मुखालिफाना राय कह रही थी कि जिस पर्पज़ के लिए उनके मुताबिक आप लोगों ने लेजिस्लेशन की वो हदफ हासिल नहीं हुआ इस फैसले के बाद, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए वो अगर इस मामले में कोई भी इशू था या इबहम था, वो पार्लियामान ने इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके उसको दुरुस्त कर दिया हुआ है। तो मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो 5 साल की उसकी मुद्दत है और वो कानून खड़ा है और उस पर किसी भी जमात ने और किसी भी पाकिस्तानी ने इतराज नहीं किया। तो वो जो नवाज शरीफ ठीक की सियासी नाअहली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो 2022 में ही अब नए कानून के मुताबिक वो खत्म हो चुकी है। अब ओके उनके सामने जो एक कानूनी रुकावट है उनकी सियासत में हिस्सा लेने में, वो सिर्फ उनकी जो एक नाहक और नाइंसाफी पर मबनी नैब कोर्ट से जो कन्विक्शन हुई है उसके ऊपर वो अपील में है, और जैसे ही वो वापस आएंगे वो कोर्ट के सामने पेश होंगे और अपनी अपील जो है उसकी पैरवी करेंगे। और हमें ये बहुत कड़ी उम्मीद है कि उस फैसले में जो जज साहिबात है वो मरहूम हो चुके हैं, उनके ऊपर जिस तरह दबाव डाला गया वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब वो सब चीजें नवाज शरीफ की मौजूदगी में सामने आएंगी तो हमें बहुत तवक्को है और अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ सुरखरू होंगे। सर इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत कम ही देखा गया है मुल्क की तारीख में कि अपने कुल्ली इख्तियारात को जो है वो तफवीज़ कर देना। इस फैसले में जो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं आर्टिकल 184(3) के तहत, जिसमें वो किसी भी इशू पे सो मोटो ले सकते हैं, खुद नोटिस के इख्तियारात है, फिर बेंच बनाने का जो उनका प्रेरोगेटिव है, उस हवाले से ये लेजिस्लेशन हुई है। अपने व्यूअर्स को याद दहानी कराते हुए कि इसके तहत जो पास किया गया, तो अब 3 रुकनी कमेटी जो है जिसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वो ये फैसला करेंगे कि कौन से केसेस जो हैं वो सो मोटो के जुमरे में उठाए जा सकते हैं और बेंच की तश्कील पे भी। तो खुर्रम साहब, ये चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का जो कंडक्ट रहा है और या उनकी सरबराही में जो फुल कोर्ट ने ये फैसला किया है, इस फैसले को उस तनाजर में किस तरह देखते हैं कि बड़ा कम ही अपने मुल्क की तारीख में देखा है कि कोई जज हो, सियासतदान हो, वज़ीर आज़म हो, सदूर हो, वो अपने इख्तियारात खुद ही से तफवीज़ कर दें? 2 बातें हैं जी इसमें, और ये आपके नाज़रीन के लिए समझ रही है, एक बड़ा फाइन पॉइंट है। पहला फाइन पॉइंट ये है कि पार्लियामान ने जो कानून साजी की है उसमें जो चीफ जस्टिस के एक सवाबदीदी इख्तियारात थे, जो डिस्क्रेशन थी, वो उनसे लेकर पार्लियामान ने खुद नहीं ले ली या इंतजामिया को नहीं दे दी कि जी कोई वजीर बैठ के फैसला करेगा या पार्लियामेंट का स्पीकर। अदलिया के जो सीनियर तरीन जजेस हैं, जिनमें से बहुत सौ ने आने वाले महीनों और सालों में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनना है, उनकी मुशावरत से, तो लिहाजा फर्द वाहिद के हाथ में सवाबदीदी इख्तियारात को का जो इर्तकाज था, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी थी, उसको कुछ वसी किया है पार्लियामान ने अवाम की मंशा के मुताबिक। तो लिहाजा इससे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुझे ये तवक्को है, अगर मैं एक इस्तारा इस्तेमाल कर सकूं, कि उसमें दिन की रोशनी ज्यादा अंदर तक जाएगी, देयर विल बी मोर लाइट ऑफ डे, ट्रांसपेरेंसी आएगी बेंचेस बनाने में, सो मोटो के इख्तियार में, जो कि पाकिस्तान में जो अदलिया का एक किरदार है जिसके जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है,
बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में जहां अदलिया ने जमहूरियत और आइन के खिलाफ फैसले किए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अदालत में ऐसे जजों की अक्सरियत आई, और ये सिर्फ फुल कोर्ट की वजह से मुमकिन हुआ है कि ये जो इर्तकाज था, और ये इर्तकाज ये भी आपके नाजरीन को बताना जरूरी है, भी फाइन पॉइंट है कि ये इर्तकाज आईन में नहीं लिखा हुआ। ये 1980 में जब पाकिस्तान में एक फौजी आमरीत थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद अपने कवानीन बनाए थे, बिल्कुल उनके अंदर ये, तो लिहाजा इसकी आईन में कोई बुनियाद नहीं है, इसकी पार्लियामान की कानून साजी में कोई बुनियाद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही बनाए हुए और अपने ही लागू किए गए कवानीन के अंदर से ये निकाला गया था। तो लिहाजा पार्लियामान ने आईन के तहत जो आर्टिकल 191 है उसके तहत कानून साजी करते हुए इस इख्तियार को वसी किया है। और फिर दोहरा दूं कि इससे किसी भी तरह जो अदलिया की खुद मुख्तारी है उस पर आंच नहीं आई, क्योंकि ये जो हकूक हैं ये किसी और इदारे को नहीं दिए गए, ये पार्लियामान ने खुद नहीं ले लिए, ये अदलिया के अंदर ही इसको वसी कर किया गया। खुर्रम साहब मेरे साथ रहेगा। नवाज शरीफ साहब चूंकि आज रवाना भी हो गए हैं और उस जा रही, यानी कि उनकी जो वापसी है वो अब हतमी है, उस पर मैंने आपका कमेंट लेना है, लेकिन आपकी इजाज़त से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे लीगल ओपिनियन ले लें। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे बड़ा तारीखी फैसला आया है, चूँकि वो पार्लियामेंटेरियन होने के साथ साथ इज़ अ वेरी एमिनेंट लॉयर। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, ये जो फैसला सर आया है चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने सुनाया, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं भी, और जब ये पास हुआ कौमी असम्बली और सेनेट से तो उसके बाद हुक्म इम्तना आ गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। सर क्या कहेंगे जो फैसला सामने आया है, शॉर्ट ऑर्डर आया है 10-5 के तनासब से जो दरखास्तें दायर की गई थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है, इस पर आपके मैं कमेंट चाहूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब। इसमें ऐसा है कि इसमें दो हिस्से हैं इस आर्डर के। एक तो उन्होंने ये कहा कि एक्ट जो है वो सस्टेन करेगा और उसकी जो है ना वो शराइत जो है उसकी टर्म्स जो है वो बताएं। आप उसका पैरा 2 देखेंगे, उन्होंने कहा बाई मेजॉरिटी ऑफ 9-6 आगे जजेस के मोहतरम जजेस के नाम लिखे हैं। और फिर उसको उन्होंने कहा कि सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ग्रांटिंग ए राइट ऑफ अपील retrospectively is declared to be in accordance with the constitution and to this extent the petitions are dismissed। यानी यहाँ पे जो है ना उन्होंने पिटीशन डिसमिस की है और इसमें जो रेशो है 9 और 6 का है और इसमें जजों के नाम लिखे हैं। तो इसमें जो रिट्रोस्पेक्टिविटी है ना उसको जो है बज़ाहिर जो लग रहा है कि उसको उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिविटी ख़त्म की है और बाकी जो है ना उसमें बाकी आइंदा के लिए जो है उसमें वो राइट ऑफ अपील रहेगा। मगर उसको जो साबका डेटों से मतलब जैसे कोई अपील फाइल कर सकता था, किसी को सज़ा हुई थी, वो जो फाइनलिटी जो जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर जाती थी, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बहाल रखा है। बाकी रिमेनिंग आप समझिए कि बाकी रिमेनिंग पिटीशंस जो है ना वो डिसमिस हैं। तो सर आप फिर इसको किस तरह देख रहे हैं कि जो आपने जैसे बताया और वैसे हमने इब्तिदा में भी ये इस हवाले से बताया था कि जो इस कानून साजी के बाद जो फैसले सामने आए हैं उस पर राइट ऑफ अपील दिया गया है, माजी इसका इतलाक नहीं होगा। आप समझते हैं खुर्रम साहब का ये कहना है कि वो बड़ा टाइट फैसला है 8-7 का, लेकिन ज़ाहिर बात है उस पर सारे तस्लीम खम करते हैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने फैसला किया है, इसके ऊपर तो सिर्फ अल्लाह की अदालत है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट इस सिलसिले में? देखिए एक बात तो बड़ी अच्छी हो गई ना कि इसमें पूरी की पूरी अदालत बैठी थी, जो जितने अवेलेबल सारे बैठे थे और ये डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा कि जी अगर ये कोई मखसूस बेंच था, सब के सब ने बेंच बैठ के और एक फैसला दे दिया। इसमें सिर्फ राइट ऑफ रिव्यू जो है वो अवेलेबल है और अगर किसी कोई समझे कि कोई ऐसी कोई चीज़ जो है ना रिव्यू होनी चाहिए तो रिव्यू फाइल हो सकता है। अच्छा। इसके अलावा खत्म हो गई और बाकी उन्होंने कहा कि जी लेजिस्लेशन जो है दुरुस्त लेजिस्लेशन है, सिर्फ मासवा इस बात के कि उसको बैक डेट से जो ना राइट ऑफ अपील नहीं दिया, आइंदा के लिए जो ना वो राइट ऑफ अपील जो है वो है मौजूद। ओके सर, ये बताएगा ये जो सर आर्टिकल 184(3) के तहत जो अब बेंचेस की तश्कील है वो भी अब 3 रुकनी कमेटी तय करेगी। आप समझते हैं ये एक बेहतर और ऐसा फैसला है, क्योंकि माजी में अनफॉर्चुनेटली एक इस्तिलाह बड़ी आम हो गई थी हम ख्याल बेंच की, और बहुत से जो नाकदीन वो कहते थे कि बेंच की तश्कील से पता चल जाता था कि फैसला क्या आएगा। तो आप समझते हैं इट्स अ गुड पीस ऑफ लेजिस्लेशन के अब वो जो सवाबदीदी इख्तियार है वो भी ख़त्म करके 3 रुकनी कमेटी, और किन मौज़ूआत और मामलात पे खुद नोटिस लिया जा सकता है, क्योंकि एक राय ये भी बहुत आ रही थी कि सियासी नौइयत के केसेस इतने ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं कि जो आम केसेस हैं या जो बड़े अहम केसेस हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती।
देखिए उसमें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, तो उसमें सियासी केसेस आएंगे भी। एक कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं आने चाहिए, मगर बहरहाल आते हैं जब, क्योंकि जहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट होगा, वो अगर हम खुद उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उसके बाद वो मामला अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। उसमें प्रॉब्लम ये आया था कि उसमें चीफ जस्टिस जो साबका 2-3 गुजरे हैं, उनके हवाले से डिस्प्यूट पैदा होना शुरू हो गए थे कि वो मखसूस बेंचेस जो है ना वो बना लेते हैं, और उसमें उस हवाले से जिनको नुकसान होता था वो उंगलियां उठाते थे। सर तो अब उसको एक बेहतर रास्ता जो है पार्लियामान ने इख्तियार किया था कि सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले वो बेंचेस ना बनाए, बल्कि उनके साथ 2 सीनियर तरीन जजेस बैठ जाए। तो इज्तिमाई राय को जो है ना वो पार्लियामान ने जो है ना उसके लिए कहा है, तो मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा होगा। और फिर दूसरी बात इसके साथ एक और भी समझ दीजिए कि जुडिशरी में काजी फायज ईसा ऐसे चीफ जस्टिस बने जिन्होंने अपना इख्तियार सरेंडर किया, जैसे जरदारी साहब ने अपना इख्तियार सरेंडर किया था और पार्टी उसका एज लेती है, उस तरह से काजी फायज साहब ने जो है वो अपना इख्तियार खुद सरेंडर किया है। ये मुमकिन था कि ये स्टेज चलता रहता और केस ना लगता और वो अपना पीरियड गुजार जाते, मगर उन्होंने जो है वो ऑप्ट किया, और इसमें जो फैसला हुआ अल्टीमेटली वो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा फैसला आप इसको कह सकते हैं। फैसले अगर कोई फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई फैसलों में गलतियाँ हों तो वक्त के साथ भी निकल जाती हैं। इवन पार्लियामान की लेजिस्लेशन में बाज़ औक़ात गलतियाँ होती हैं, वो भी वक्त के साथ निकलती हैं और उसको वक्त की मुनासबत से दुरुस्त किया जाता रहा है। मगर इस वक्त जो मुल्क के मामला जो जुडिशरी के हवाले से थे, मेरा ख्याल है कि उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें दुरुस्त समझ में आगे बढ़ी हैं। कमना से एक और पॉइंट देना, विल गो टू खुरम साहब। सर ये जो अक्सर इस हवाले से ये भी राय आ रही थी जब ये लेजिस्लेशन की गई और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त भी लार्जर बेंच ने सुना था, उस वक्त की चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में, कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में पार्लियामेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। आज के फैसले ने इस चीज़ को सेटल कर दिया है और ये भी बड़ी बहस चल निकली थी कि कौन सा इदारा जो है वो ज़्यादा फोकियत उससे हासिल है आईन पाकिस्तान के तहत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की एपेक्स अदालत है, या पार्लियामान पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा नुमाइंदा इदारा है। तो वो बहस भी सेटल हो गई आज फुल कोर्ट के फैसले के बाद कि इसमें इख्तियारात का तवाज़न है और पार्लियामेंट को ये राइट हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से कानून साजी कर सकती है। देखिए हाकिमियत अल्लाह पाक की है, और अल्लाह बिलाशुबा पाक की हाकिमियत है, उसका इजहार जो है वो उसके बंदों के जरिए होता है, और बंदों की जो अक्सरियत जिस तरफ से होती है वो जुबान खल्क वाली बात है। जुबान खल्क नकारा है खुदा, तो जुबान खल्क जो है वो कहाँ उसका इजहार होता है? पार्लियामान उसकी जुबान है, उसकी आंखें हैं, उसकी जुबान है, उसका जहन है। तो अगर पार्लियामान कोई फैसला करता है तो वो यकीनन जो है वो जुबान खल्क है, और अल्लाह की हाकिमियत का इजहार इसी तरह से इंसानों के जरिए होता है। और पार्लियामान ही सुप्रीम है, और इस बात को बाकी वो जजेस भी जिन्होंने इख्तलाफ किया है मेरा ख्याल है वो तस्लीम करते हैं, मगर उनकी अपनी राय थी कि शायद जो है ना इस तरह से मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो पार्लियामान बन जाएगी। ऐसा नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर पहले जो है ना वो एक जज था, अब एक की बजाय 3 है। मास्टर पहले कुछ बेंच बन जाता था और वो मामला जो है फाइनलिटी अटेन कर गया था। अब वो अगर कोई राइट ऑफ अपील है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को है, पार्लियामान ने अपने पास नहीं रख लिया कि पार्लियामान ने वो राइट ले लिया और पार्लियामान उसके बाद वो मामला खुद सुनेगी। तो सारा कुछ जो है उसी मोहतरम अदलिया के पास है, मगर उसकी जो उन तरीक़ाकार जिस पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी, जिन पे इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए थे, जिनके हवाले से अदलिया का एहतराम ख़राब होना शुरू हो गया था, उसका मदावा करने के लिए पाकिस्तान के मफाद में कोशिश की गई थी पार्लियामान पाकिस्तान की जानिब से, और मेरा ख्याल है ये कोशिश कामयाब हुई और इसको पार्लियामान अदलिया ने भी अप्रूव कर दिया। मुर्तज़ा साहब मेरे साथ रहेगा। खुरम दस्तगीर साहब, सर मैं आप एक ही सवाल आपसे करता चलूँ। नवाज शरीफ साहब का, जैसे मैंने कामरान साहब पर जाने से पहले कहा, उनकी वापसी के हवाले से आप विजुअल्स भी आ रहे थे। पहले तो ये बहुत से शकूक व शुबात थे कि वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं हतमी तौर पे या नहीं, या प्लान आगे हो जाएगा, अब सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ से दुबई और फिर पाकिस्तान आएंगे। क्या कहेंगे खुरम दस्तगीर साहब, आप लोगों की तरफ से जो पब्लिक मोबिलाइजेशन की जा रही है, मैं आपको भी देख रहा था, आप भी बड़े सरगर्म हैं, तमाम होप्स अब नवाज शरीफ साहब की वापसी और आपका जो इलेक्शन बयानिया जो है वो आएंगे और वो फिर इकनॉमिक रिकवरी प्लान को अनवेल करेंगे, उस पर मुनसर करेगा, और इसको आप समझते हैं कि ये PMLN की जो तमाम होप्स हैं वो जुड़े हुए हैं उनकी वापसी और फिर उनकी कैंपेन को लीड करने के हवाले से? खुरम साहब। शुक्रिया अनवार साहब, लेकिन एक नुक्ता जो आपने पहले उठाया उसको बहुत इख्तिसार से मैं जवाब देना चाहता हूँ।
देखिए, ये तमाम जो कार्रवाई हुई है अदलिया में, जो हमने देखी है नाजरीन में, उसमें सबसे अहम बात जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगरचे आला तरीन अदालत है, लेकिन वो आइन और कानून से बालातर नहीं है। जी। आइन है, कानून है, उसके बाद अदालत है। और यही चीज जो है ये आइन के आर्टिकल 191 में, अगर आपके नाजरीन में से कुछ देखना चाहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये उस पर बहुत इसरार जो किया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है अपने कवानीन बनाने में, तो जितनी अंग्रेजी कामरान मुर्तजा साहब बेहतर बता सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अपने कवानीन बनाने का इख्तियार मशरूत है आइन, पहले आइन से और फिर कानून से। तो लिहाजा मैं आर्टिकल 191 ऑन रिकॉर्ड पढ़ना चाहता हूं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी आइन और कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। जी। तो लिहाजा जब लॉ का लफ्ज आया है तो वहां पार्लियामान के पास ये मुकम्मल अथॉरिटी है कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें अपनी राय दे, और अब ये पाकिस्तान के अवाम की राय। दूसरा जो आपने मियां नवाज शरीफ का सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो लंदन से रवाना हो चुके हैं, और उनकी जो हमारी होप्स हैं, आपके नाजरीन को और अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिम लीग नून का जो नून है वो नवाज शरीफ है, तो लिहाजा वो पार्टी के खालिक हैं, पार्टी को इकट्ठा करने वाले हैं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हाकमियत को दुरुस्त करने का जो रिकॉर्ड है, जो 2013 से 17, इससे पहले कि उनको अदालत ने नाअहल किया बड़े नाइंसाफी के फैसले से, कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी बदतरीन, कराची में टारगेट किलिंग थी, महंगाई थी, लोड शेडिंग थी, ये चारों मामलात जो बड़े उस वक्त गंभीर नजर आते 2013 में, नवाज शरीफ ने और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर पार्लियामान में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी थी, उसके जरिए ये चारों मसले हल किए हैं। ये उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर, ये जो हम ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं तो हमारी उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं या वही हमारी आखिरी उम्मीद है, उनके अलावा और किसी मुंतखब वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान को दुरुस्त करने का। तो यही जो उम्मीद है उनसे एक दफा फिर हम सब ये कियास हमने किया है कि वो आएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, और पाकिस्तान को उसी तरह मुश्किल से निकालेंगे जिस तरह उन्होंने 2013 में लोड शेडिंग उस वक्त लगता था कभी खत्म नहीं होगी, खुदकुश हमले कभी खत्म नहीं होंगे, कराची की टारगेट किलिंग कभी खत्म नहीं होगी, महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो चारों चीजें जो थी वो नवाज शरीफ ने अपनी जो समझ से, इंतजामी सलाहियत से और पार्लियामान की मदद से दुरुस्त। खुरम साहब, कतकलामी के लिए माजरत, ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो एक तो आपसे जरूर सवाल करूंगा, जो 16 माह की आप लोगों की हुकूमत थी जिसमें कामरान मुर्तजा साहब भी शरीक थे, उसका तस्करा आप लोग ज्यादा नहीं करते, आप उसे वजीर तवानाई थे, और कैबिनेट ने आज सर केयरटेकर कैबिनेट ने फैसला किया है PIA की निचकारी के हवाले से, वो भी मैं आपसे उसका जवाब लूंगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे व्यूअर्स, वक्फे से कबल मैं तारुफ करा दूं, साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, एस कोर्ट रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे जब पूछेंगे जो जर्रा हुई है, जो लाइव PTV ने दिखाई, वो किस क्वालिटी की थी, और फैसले पर भी। खुर्रम दस्तगीर साहब, कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय का वादा किया गया है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए भारतीय अफ़वाज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए मोदी हुकूमत जुल्म जबर का हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं।
वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर खुर्रम दस्तगीर साहब पे जाने से कबल आपसे जानना चाहूँगा, आज मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है। मैं चाह रहा हूँ ज़िम्नन ये भी पूछ लूँ आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बात की कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएँ, जनवरी में बहुत ठंड होती है, और PMLN की जानिब से रद्दमल भी आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आया था। तो सर आज जो मुलाकात हुई, अब ये मामला तय पा गए हैं कि कम अज़ कम जो 16 माह की हुकूमत के इत्तेहादी थे वो एक सफ़े पे हैं एज़ फॉर एज़ इलेक्शंस की अनाउंसमेंट, इसका इनेकाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, यानी अब वो बात तो तय हो गई है। तो फिर मैं इसी जानना चाह रहा हूँ, ये बार बार की तकरार के जनवरी में ठंड बहुत है, नवंबर में करा लें, इसकी सर ये चीज़ें अब मतलब क्लियर हो गई हैं आज की मुलाकात के बाद? देखिए, आज मैं खुद भी इलेक्शन कमीशन में था और ज़ाब्ता इखलाक पे मीटिंग थी तमाम पार्टीज़ की। मौलाना साहब के बयान को गलत रंग दिया गया। जनवरी में सर्दी होती है, बहुत सारे इलाके खैबर पख्तूनख्वा के हैं जो बंद होते हैं बर्फबारी की वजह से, इस तरह बलूचिस्तान में कुछ इलाके हैं वो भी बंद होते हैं। तो ये बात हकीकत है, और ये बात भी उस वक्त भूल जाते हैं दोस्त कि PTI की तरफ से मार्च में इलेक्शन होने थे लोकल बॉडीज के, तो उनकी तरफ से एक पिटीशन फाइल हुई कि मार्च में इलेक्शन ना हो, कि बहुत ठंड होती है। तो हम तो उसमें जनवरी में कह रहे हैं कि उसमें ठंड होती है, और हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन ना हो, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे या हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। मगर राय देने का एक सियासी लीडर को ये हक तो हासिल है कि वो अपनी राय दे, और उसका इफेक्ट भी होगा, और उसका इफेक्ट जो है ना बराह रास्त हम पे होगा, क्योंकि हमारे इलाके, आप समझ लीजिए कि वो इलाके जहाँ हमारा असर रसूख ज्यादा है समझा जाता है, तो उसमें अगर हमने कोई राय दी है तो उसको कोई इसमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। मगर इसके बावजूद हम इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप बजाय इसके कि आप चले जाएं जनवरी में, निस्बतन दिसंबर में जो है वो ठंड कम होती है। वजह ये है कि मौसम थोड़े से लेट हो गए हैं पाकिस्तान के लेकिन इलाके। सर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो फैसले हुए थे उसमें आप लोग भी, सर आप लोगों के नुमाइंदे मौलाना असद महमूद साहब भी मौजूद थे, उसमें ये नोटिफाई कर दी थी ना सेंसेस और डिलिमिटेशंस पे होनी थी। सर आपने आर्टिकल 154 के नीचे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, उसमें सिर्फ 2 पार्टीज के नुमाइंदे थे, उसमें जरा देख लीजिएगा। मुफ्ती असद का कोई काम नहीं था। काबीना ने मंजूर नहीं किया था सेंसेस सर, काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी कामरान साहब? सुन लीजिए, मुफ्ती असद को ऐसे ही है कि मैं आपको कहूं कि चलो आओ सेनेट चलते हैं, और बाहर आपको बिठा के कि आप चाय पिए, मैं आता हूं थोड़ी। मुफ्ती असद को तो आप सिर्फ इसी तरह से ले गए थे और उस सादगी से फायदा उठाया था आपने। तो वो उसमें सिर्फ 2 पार्टीज के नुमाइंदे थे। जरा आर्टिकल 154 के नीचे जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको जरा देख लीजिएगा। आपके 2 केयर टेकर वज़रा आला थे और बाकी 2 पार्टियों के नुमाइंदे, मैं नाम नहीं लेता कौन सी पार्टियों के थे, आपको पता वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप नाम नहीं ले रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर इसमें जरा बता दीजिए कि इसमें सर काफ़ी बहस हो रही है कि वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो करवाने का फैसला, ज़ाहिर बात है वो कॉन्सिक्वेंस है जब सेंसस नोटिफाई हो जाता है। कामरान साहब आपके साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, और अब इलेक्शन जनवरी में होना चाहिए, वो हमारे जो स्पेशली जो इनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इलाके, और ये बात में काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि वज़ीरिस्तान है या बलूचिस्तान के वो इलाके वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, दुश्वारी बहुत होती है। तो खुर्रम साहब, आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक किया गया था? कुछ आपके नाकिद कहते हैं अगर ये शुरू में कर लिया जाता तो बेहतर था। शायद ये फैसला इसलिए किया गया ताकि इलेक्शन में थोड़ी ताख़ीर आए और PMLN को ज़्यादा टाइम या स्पेस मिल जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने में। देखिए, नाकदीन तो हर चीज पर तनकीद करेंगे, ये उनका काम है, लेकिन पाकिस्तान में जो हम सब शहरी हैं जिनके हकूक हैं, इतना ही हमारा हक है कि हमें सही तरीके से गिना जाए, जिसकी बुनियाद पर फिर नए हलके बने। वो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है, और इंशाल्लाह 30 नवंबर को, अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन जैसे ही उनको नोटिफाई करेगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कम से कम 54 दिन की कानूनी शर्त है कि 54 दिन कम से कम दरकार हैं इंतखाबात करवाने के लिए। तो अब जबकि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर यह इख्तियार दे दिया गया है कि उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शंस को दुरुस्त और शफाफ तरीके से करवाना, बल्कि तारीख भी उन्होंने देनी है। तो ये सब राय मौलाना एक बड़ी सियासी जमात के राहबर हैं, उन्होंने अपनी एक राय दी है। तमाम जमातें जो हैं, जिस तरह मुर्तज़ा साहब आज गए हुए थे, मुस्लिम लीग नून के भी जो नुमाइंदे हैं वो भी ज़ाब्ता इखलाक पर अपनी बात करने, तो तमाम जमातों का हक है कि वो इन मामलात पर अपनी राय दें, लेकिन ये अल्टीमेट फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि इंतखाबात किस दिन होंगे, और लिहाजा
23 जनवरी के बाद वो किसी वक्त भी हो सकते हैं। सर, इदारों की निजकारी के हवाले से आपकी क्या राय है? PIA के हवाले से बात आ रही है कि उसकी निजकारी की जाएगी। डिस्कोस, क्योंकि आप वजीर तवानाई भी रहे हैं, निगरान वजीर आज़म ने मंडे को मीडिया इंटरेक्शन किया था, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि आपने डिस्कोस के हवाले से भी SIFC की एपिक्स कमेटी ने फैसला किया है कि उनको लूज कंसेशन पर दिया जाएगा और प्राइवेट मैनेजमेंट लाई जाएगी। यू सपोर्ट दिस आइडिया? क्योंकि ये राय भी उनसे पूछी गई कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो इस फैसले को अगर आगे चलाए तो बेहतर होगा। तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। मैंने कहा आप मौजूद हैं, आप वजीर तवानाई रहे हैं, आप इसको एंडोर्स करते हैं कि प्राइवेट मैनेजमेंट आए डिस्कोस में? जी, अगर वो कोई ऐसा तजुर्बा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अगर उसके मुस्बत नताइज आएंगे तो आने वाली मुंतखब हुकूमत उसे आगे लेकर चलेगी। लेकिन ये सारे इशूज इस किस्म के हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहे। अच्छा, आपके नाजरीन को याद कराना ज़रूरी है कि PIA की निजकारी यही 2013 से 18 जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें बहुत संजीदगी से उसको परसू किया गया था। लेकिन एक ये भी कम नाजरीन को याद रह गया कि कराची में एक एहतजाज हुआ था जिसमें एक नामालूम अफराद ने गोली चलाकर 2 हमारे शहरियों को हलाक कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारा प्रोसेस जो था उस वक्त भी बहुत एडवांस स्टेज पे था, वो रुक गया था। तो लिहाजा ये सब ऐसे भारी पत्थर हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों ने उठाने की कोशिश की और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे उसे आगे लेकर नहीं हम जा सके। लेकिन अब अगर ये हुकूमत, ये जो निगरान हुकूमत है, इसका आगाज करना चाहती है तो करें। लेकिन ये हम सब के नॉलेज में होना चाहिए कि एक इदारे की जो निजकारी है वो तो शायद उसमें भी कुछ वक्त दरकार है, क्योंकि PIA की जो वैल्यूएशन होनी है, एक कौमी असासा है, उसको शफाफ तरीके से उसकी निजकारी जो है वो बेहद जरूरी है। इसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें बड़ा वाज़ेह है कि जो हमारे शमाल में और मगरिब में और जनूब की जो कंपनियां हैं, ज्यादा नुकसान तो वहां पर है। तो लिहाजा अगर पहले उधर इसका तजर्बा किया जाए, ताकि असल इशू तो ये कि हमने नुकसान से अपने आप को, पाकिस्तान के अवाम को जो बजट में इस पे भारी कीमत अदा करनी पड़ती है उसे रोकना। ना सिर्फ निजकारी मकसद नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के जो सरमाया है उसको जाया रोकना जो है वो मकसद है। इनमें एफिशिएंसी लाना मकसद है ताकि हम अवाम की बेहतर सर्विस डिलीवर कर सके। तो अगर इस पे आगाज करती है हुकूमत और उनके पास ऐसे आइडियाज हैं, अभी तक तो कोई ऐसा नया आइडिया नहीं है जो पहले हमने ना देखा हो या जिस पे तफसीलन गौर ना किया हो, तो अगर वो आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो मुंतखब हुकूमत इंशाल्लाह आएगी अगले साल के आगाज में, वो उसका असर इन्हों जायजा लेगी और उसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि किस प्रोसेस को आगे लेकर जाना है और किसको नहीं लेकर जाना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया है। मैं साकिब आपको भी राय जानूंगा, माजरत आप पर देर से आ रहा हूँ। बताइए कि जो आज कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वर्डिक्ट, आप उन 5 समातों में मौजूद थे, मुख्तलिफ हमने देखा लाइव दलाइल भी सामने गए, हर पार्टी के वकला ने आके जो है वो अपने आर्गूमेंट्स दिए। क्या कहेंगे, स्टॉक टेकिंग करें इस पूरी कार्रवाई की जो 5 दिन की समाती थी और जो फैसला आया? आज की जो कार्रवाई थी वो तो उसका फैसला आ चुका, लेकिन मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अरसे से डिवाइड जो है वो नज़र आ रही थी। ट्रस्ट नहीं था, इख्तलाफात थे, आए रोज़ जो है वो खबरें आती थी कि कोई एक फ़रीक मान रहा है फैसला, एक फ़रीक नहीं मान रहा। एक तो जो शफियत वो ये थी कि एक मामला सामने आया, 15 जज सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी और फुल कोर्ट ने ये देखा आज जो भी फैसला आया है, जैसा भी फैसला आया है, पूरी कौम, इदारे सब जो है वो इस पर मुत्तफिक हैं, इस पे अमल होना है। जो भी फैसला आया है उसमें हतमी है, फुल कोर्ट थी, कोई दो राय नहीं है। आज हम ये कहीं इससे कबल जब फैसले आते थे तो डिस्कस हो रहा होता था कि इस पे इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, फलां इशू है, इलेक्शन कमीशन को फलां मसला है। आज का फैसला फुली इम्प्लीमेंट होगा और आज से अमल दरामद शुरू हो गया। एक तो शफाफियत का ये पहलू था और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को डेफिनेटली इसका क्रेडिट जाता है कि पहले रोज़ उन्होंने हल्फ उठाया, अगले दिन सुबह 9 बजे आए और उन्होंने पहले दिन ही वो फुल कोर्ट बिठा दी। दूसरी शफाफियत ये थी कि पूरी कौम देख रही थी, PTV ने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया, बड़ी क्लैरिटी थी। मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर अगर आप कहूँ
कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए जो बेंच 1 है वहाँ पे हमें जो वॉइस है उसके बड़े इश्यूज आते हैं, लेकिन उससे अच्छी वॉइस हमें मिल रही थी टीवी पर। तो इसका क्रेडिट आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने फैसले में पीटीवी को भी दिया कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पूरी कौम को, पूरी दुनिया में, बल्कि अमेरिका में, कनाडा में बैठे लोग जो है कमेंट कर रहे थे, लाइव दिखाया जा रहा था। तो ये मेरा ख्याल है कि हर चीज़ जो है वो खुली होनी चाहिए। ये जो दौर है ही दौर, आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें ये मिलेगा कि ये जो बड़े जो मफादे अमा के पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे, लोग घरों में बैठकर देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है। तो ये दो बड़ी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरा जो फैसला है उस पर जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी तफसील के साथ, मुख्तसरन मैं सिर्फ बात करूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो ऑलमोस्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था वो जो है वो इम्प्लीमेंट आज हो गया है। एक उसकी जो शिक है उस पे जो इसका माजी का इतलाक था वो नहीं हुआ। इसके अलावा 13 अप्रैल को इस पे सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच ने स्टे दिया था। वो स्टे आज के फैसले के साथ ही खत्म हो गया है और आज के फैसला जो जैसे ही आया है तो अब उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है कि कल चीफ जस्टिस काजी फाइसा जब किसी भी मामले में 184(3) या दीगर जो इश्यूज हैं उस पे बैठेंगे तो इसके रिलेटेड जो है तो वो इसी के तहत आगे मामला चलेगा कि आपने आज खुद नोटिस लेना है तो चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर जजेस उस पे बेंच बनाना है तो उनकी मुशावरत से, उसके बाद जब 184(3) का फैसला आएगा तो उसके खिलाफ जो अपील है, अपील का राइट दिया गया है, पहले नहीं था। पहले आज खुद नोटिस हो जाता था, फैसला आ जाता था तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी उन फ्रीकैन के लिए। तो अपील के राइट में कम से कम जिनके हुकूक मुतासिर हो जाते हैं अपील का राइट मिलने के बाद वो जो है वो ले सकेंगे। फिर अपील 30 रोज में दायर होगी, 14 रोज में उस केस को फिक्स होना होगा। तो ये वो चीजें हैं। मेरा ये ख्याल है कि मतलब एक टाइम लाइन भी दी गई है और जो रेगुलेट करना जरूरी था चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कि 1 मैन शो जो चल रहा था अब कम से कम 3 जजेस होंगे, वो मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी, बेंचेस बनेंगे। इससे कबल ये भी होता था कि बेंच बनता था तो उस पे जो है वो लंबी चौड़ी डिस्कशन शुरू हो जाती थी। अब 3 जजेस जब बेंच बनाएंगे तो डेफिनेटली उसको जो है वो ऑन भी करेंगे सारे और उसके बाद उस पर अमल भी होगा जो भी फैसला होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम उस चीज का हाथ तक किया। खुर्रम साहब आपसे सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नवाज शरीफ साहब की वापसी, मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के सर ये जो फ़लस्तीन में सिचुएशन है इस पर भी कमेंट लेना चाहूँगा। हम इस पे कल भी हमने बड़ा तफसीली गुफ्तगू की थी। अब हमें ये खबरें आ रही हैं मीडिया ही के थ्रू, ज़ाहिर बात है वही हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वैसे तो मुहासरा किया हुआ है इसराइली फोर्सेस ने गाज़ा का कि वो ज़मीनी कार्रवाई का भी सोच रही हैं। अलबत्ता सऊदी अरब की जानिब से जो OIC की जो वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया गया है। इस पे सर आपके क्या कमेंट्स हैं? ये जो सर वहाँ पर एक सूरत हाल बनी हुई है, इंसानी अलमिये की सूरत इख्तियार कर रही है। खुर्रम साहब जी 2-3 बातें जी। एक तो सबसे पहले जो गजा में फ़लस्तीनियों के ऊपर एक वॉर क्राइम है, ये जो इस वक्त इसराइल की सूरत हाल उन्होंने बनाई है, जिसमें उनके जो वजीर दिफा ने बहुत ही कभी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी हम पानी बंद कर रहे हैं, बिजली बंद कर रहे हैं, फ्यूल बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये ह्यूमन एनिमल्स हैं जिनका हमें सामना है। तो जब इस तरह की आप गैर इंसानी जबान इस्तेमाल करके गैर इंसानी हरकतें करेंगे तो नंबर 1 पाकिस्तान को OIC में पाकिस्तान ने मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस दफ़ा 2 दिन पहले कोशिश को कामयाब की कि 1 मिनट के लिए वो रोक कर जो फ़लस्तीनी सारे विक्टिम्स हैं उनके लिए खामोशी इख्तियार की गई पाकिस्तान के कहने पे। और OIC में पहला काम तो ये है कि जो हमारे फ़लस्तीनी भाई और बहनें हैं उनके लिए पूरी उम्मा को मिलकर रिलीफ का इंतज़ाम करना है, चाहे वो मिस्र के बॉर्डर के जरिए हो या वो समुंदर के जरिए हो। तो लिहाजा इसराइल का जो जुल्म है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मदद पहुंचाने का हक है, चाहे वो अशियाए खुर्दोनोश है, फ्यूल है, पानी है, दवाइयां हैं, वो सब हमें मिलकर वहां उनको रिलीफ पहुंचाना है। दूसरा जो मेन पॉइंट है जो बैनुल अक़वामी कानून का, कि फ़लस्तीन के साथ इसलिए हमारे दिल धड़कते हैं या हमारे पासपोर्टों पर इसलिए लिखा हुआ है कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है सिवाय इसराइल के, क्योंकि पाकिस्तान के पास कश्मीर का जो एक तनाज़ा है, जो एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा, वो उसी तरह है
کہ جس طرح اسرائیل نے غیر قانونی قبضہ وہاں فلسطینی زمینوں پر 75 سالوں سے کیا ہوا ہے، اور 57 برسوں سے وہ ویسٹ بینک کے اوپر قابض ہیں. جی جی. تو لہٰذا یہ جو قبضہ ہے یہ ویسا ہی ہے جس طرح ہندوستان نے کشمیر پر کر رکھا ہے. تو لہٰذا ہم تو فلسطین کے معاملے پر بہت سارے ممالک نے ایک قدم پیچھے لیا ہے، کچھ نرمی اختیار کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم حقیقت پسندانہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کا معاملہ ہے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو لہٰذا ہمیں اسرائیل کی اسی طرح مذمت کرنی ہے، ان کے بے ایمانہ اصول کی. مجھے بڑا دکھ ہے کہ کسی بھی طرف سے اگر نہتے سویلینز کے اوپر حملہ ہو یا ان کی جانیں جائیں، یہ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو معاملہ ہے جس میں ایک 75 برس کا ظلم اس میں شامل ہوا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. لہذا پہلی ڈیوٹی ہے ریلیف اپنے فلسطینی جو غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں ان تک پہنچانا، اور اس کے لیے جو بھی بلاکیڈ لگا ہوا ہے وہ ہمیں مسلم امہ کو مل کر اتحاد کے ساتھ اس بلاکیڈ کو کاٹنا چاہیے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے کہ جو بین الاقوامی طور پر جو ایشو ہے کہ غیر قانونی قبضہ ایک بڑی ریاست کا اپنے سے کمزور ملک کے اوپر، وہ جو ہے اس کو ہمیں کنڈیم کرتے رہنا. چلیں، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے پروگرام سچتے میں چیز کی، آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا لیگل اوپینین بھی دیا اور پولیٹیکل بات بھی کی. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ثاقب آپ آئے اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں مختصر وقت میں جو پوری کارروائی تھی 5 دن کی اس کا احاطہ کیا. وی ہوپ اینڈ پرے کہ اس فیصلے کے بعد جو معاملات ہیں ان میں بہتری بڑھے گی، اور جو آپ نے بات کی کہ اب شفافیت جو ہے اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ جی ڈویژن ہے، وہ تاثر آج کے فیصلے کے بعد ختم ہو گیا. اگرچہ 10-5 کا تناسب سے فیصلہ ہے، لیکن وہ ہر فیصلے میں ہوتا ہے، متفقہ بھی ہوتا ہے اور اکثریتی فیصلہ بھی ہوتا ہے. تو ویورز، یہ اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت. اینڈ ایز وی اسپیک اب یہ قانون ہے پاکستان، یہ جو ایکٹ ہے نافذ العمل ہو گیا. جو حکم امتناع سابق چیف جسٹس صاحب کے دور میں آیا تھا، انہوں نے ایک بینچ کو، لارجر بینچ کو ہیڈ کیا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، برقرار رہے گا، ماضی کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن اس قانون سازی کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت جو مقدمات میں فیصلے ہوں گے اس میں سائلین کو رائٹ آف اپیل ہوگا. یہ وہ فیصلہ ہے جس کی تفصیلات پھر آنے والے دنوں میں آئیں گی. پروگرام سچتے میں نشست کیسے لگی؟ ہم نے ہمیشہ کی طرح فلسطین پہ بھی ضرور گفتگو کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ انسانی المیہ کی صورت اختیار کر رہا ہے، ہمارے دل کے بہت قریب ہے. فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. اب تو وہ ایکس ہے، ناٹ ٹویٹر، فارمر ٹویٹر. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچتے کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.